which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. 15 अगस्त एक तारीख जिसे सुनते ही हमारे सामने तिरंगा आता है। स्कूलों में लहराता हुआ तिरंगा, आजादी के नारे और वो एहसास कि आज हम आजाद हैं। लेकिन कभी सोचा है, जिस आजादी को हम एक दिन में याद करते हैं, उसे पाने में इस देश को सदियों लग गईं। कहीं तलवारें उठी, कहीं जेलें भरी गईं, कहीं गोलियां चलीं, कहीं लोगों ने अपना घर छोड़ा और कहीं बिना किसी पहचान के लोग इस लड़ाई में अपना सब कुछ दे गए। ये लड़ाई एक दिन में नहीं लड़ी गई थी। इसमें कई पीढ़ियां गुजरी, कई रास्ते बदले, कई आंदोलन उठे, कुछ दबा दिए गए तो कुछ ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को वो सुबह आई जिसका इंतजार एक गुलाम देश लंबे समय से कर रहा था। लेकिन उस सुबह तक पहुंचने की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस पूरे हिंदुस्तान की जिसने आजादी के लिए अलग अलग दौर में अलग अलग तरीकों से बार बार संघर्ष किया। तो चलिए 15 अगस्त की उस सुबह से पीछे चलते हैं और देखते हैं आखिर भारत को आजादी मिली कैसे। कहानी शुरू होती है एक ऐसी कंपनी से जो भारत आई थी व्यापार करने। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि व्यापार के लिए आई ये कंपनी एक दिन हिंदुस्तान की हुकूमत पर कब्जा कर लेगी। कंपनी ने पहले कारोबार बढ़ाया, फिर अपनी सेनाएं बढ़ाईं और धीरे धीरे भारतीय रियासतों की राजनीति में दखल देना शुरू किया। फिर आया 1757, प्लासी का मैदान। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और दूसरी तरफ कंपनी की सेना। लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं थी, क्योंकि नवाब की सेना के अंदर ही कुछ गद्दार छिपे थे। नतीजा, कंपनी जीत गई। इसके बाद कंपनी ने एक एक करके भारतीय राज्यों पर अपना दबाव बढ़ाया, कहीं युद्ध, कहीं संधि, कहीं राजनीति। और इसी विस्तार के रास्ते में कंपनी की टक्कर हुई मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से। टीपू ने अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय लगातार उनका मुकाबला किया। 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स के बाद 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। मैसूर की ये लड़ाई खत्म हुई, लेकिन अंग्रेजों का विस्तार नहीं। अब साफ हो चुका था, ये कंपनी सिर्फ भारत में व्यापार करने नहीं आई, वो भारत की ताकत, भारत की दौलत और धीरे धीरे भारत की सत्ता अपने हाथ में लेने आई है। टीपू सुल्तान ने जो आग अंग्रेज के खिलाफ लगाई थी, अब उसकी चिंगारियां अलग अलग जगहों पर उठने लगी थी। कंपनी का राज बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ प्रतिरोध भी बढ़ रहा था। अंग्रेजों को लगता था कि भारत को उनकी ताकत के सामने झुकना ही पड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में लोग इस बढ़ती हुई सत्ता को चुनौती दे रहे थे। और फिर आया 1831, बालाकोट। शहीद सैयद अहमद और उनके साथियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की राह चुनी। बालाकोट की लड़ाई में अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस लड़ाई के असर में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की भावना एक जगह रुकने वाली नहीं थी। फिर आया 1857 और इस बार चिंगारी सिर्फ एक जगह नहीं उठी, मंगल पांडे, फिर मेरठ, और देखते ही देखते विद्रोही दिल्ली पहुंच गए। बहादुर शाह जफर ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर उत्तर भारत के कई हिस्सों में विद्रोह फैल गया। कहीं रानी लक्ष्मीबाई थी, कहीं तात्या टोपे, कहीं कुंवर सिंह, और हजारों सैनिक और आम लोग इस संघर्ष में शामिल हुए। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेहद क्रूरता से दबाया। 1857 की लड़ाई भी हार गई, लेकिन एक बात बदल चुकी थी। अब अंग्रेजों को समझ आ गया था, भारत को सिर्फ तलवार और कानून से हमेशा के लिए दबाकर रखना आसान नहीं होगा। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। लेकिन 1857 ने जो सवाल खड़ा किया था, वो अब मिटने वाला नहीं था। भारत को अपना शासन कब मिलेगा? और इसी सवाल से एक नई राजनीतिक दौर की शुरुआत होने वाली थी। 1857 का विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ भारत के दिल में उठी आवाज अब दबने वाली नहीं थी। तिलक और मोहम्मद अली जौहर ने इस संघर्ष की कमान संभाली।
फिर आया 1915। एक शख्स भारत लौटा जो आने वाले सालों में आजादी की लड़ाई का चेहरा बनने वाला था। उनका नाम था महात्मा गांधी। चंपारण से शुरुआत हुई, फिर खेड़ा और अहमदाबाद। गांधी जी के आने से ये आजादी की लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं रही, आम जनता भी मैदान में उतर चुकी थी। गांधी जी के साथ साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत आंदोलन को भी आजादी की लड़ाई से जोड़ा। मौलाना महमूद हसन पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ रेशमी रुमाल आंदोलन जैसी गुप्त कोशिशों से आजादी की राह बना चुके थे। फिर जमीयत उलेमाए हिंद जैसे संगठनों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज को और मजबूत किया। और अब खिलाफत और असहयोग आंदोलन, इन्हीं के साथ मौलाना आजाद, पंडित नेहरू जैसे नेताओं ने करोड़ों भारतीयों को एक साथ अंग्रेजी सत्ता का विरोध करने के लिए खड़ा कर दिया। जहां असहयोग आंदोलन ने देश को एकजुट किया, वहीं कुछ नौजवानों को लगा अंग्रेजों को सिर्फ आंदोलन से नहीं, क्रांति से भी चुनौती देनी होगी। फिर सामने आए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, ऊधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद। अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई सिर्फ भाषणों और सभाओं तक नहीं रही थी। 1930 गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। एक मुट्ठी नमक ने पूरे देश को हिला दिया। शुरू हुआ सविनय आंदोलन और ऐसे ही अनेक आंदोलन शुरू हुए। फिर आया 1942। गांधी जी ने साफ कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, पटेल और कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी के बीच अंग्रेजों के खिलाफ एक और मोर्चा खुल चुका था, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश से बाहर जाकर आजाद हिंद फौज बनाई। बोस के बाद फिर एक बार 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ। नौसैनिकों के साथ आम लोगों का समर्थन भी दिखाई दिया। अब अंग्रेजों के सामने साफ सवाल था, जिस देश की सेना और जनता ही राज के खिलाफ खड़ी होने लगे, उसे कितने दिन और गुलाम रखा जा सकता है। अंग्रेजों की पकड़ कमजोर पड़ चुकी थी। ना जाने कई कुर्बानियां, अनगिनत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, इन सभी की वजह से 15 अगस्त 1947 वो सुबह आई जिसका इंतजार कई पीढ़ियों ने किया था। शहीदों ने अपना खून दिया था, नेताओं ने जेलों को अपना घर बनाया था। जय हिंद। उस सुबह तिरंगा लहराया और हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया से कहा, अब हम आजाद हैं। लेकिन याद रखना, ये आजादी किसी एक दिन की देन नहीं थी। इसके पीछे सदियों का संघर्ष था, अनगिनत कुर्बानियां थी और लाखों अनसुनी कहानियां थी। इसलिए जब भी तिरंगा लहराए, सिर्फ आजादी मत देखना, उसके पीछे का संघर्ष भी याद रखना। हिंदुस्तान जिंदाबाद।